चले आगे लेक्चर शुरू करें। चले तो ये है 10th ICSE फिजिक्स, ICSE फिजिक्स। अभी धीरे धीरे सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ICSE फिजिक्स का हमने जो टॉपिक अभी तक कर चुके हैं उसको कुछ आगे और डालेंगे, शब्द उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डालेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट्स, कपल, मूवमेंट ऑफ कपल ये हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं सर। इसके आगे जो टॉपिक आएगा उसमें पहला टॉपिक जो बनता है वो इक्विलिब्रियम बनता है सर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, इक्विलिब्रियम बेसिकली फिजिक्स में जो लिया जाता है, हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, डज नॉट प्रोड्यूस एनी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। देखिए ध्यान से सुनना आपने, अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही बच्चों तब भी वो इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, को चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, उसको कोई चेंज नहीं हो रही। बट अगर उस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है और उन फोर्सेस के इफेक्ट के अंदर वो ना तो मूव कर पा रहा है ना रोटेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो फोर्सेस खुद ही कैंसिल हो रही हैं। अच्छे से समझ लगा है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारी जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो फोर्सेस के लगने से चेंज नहीं हुई है, फोर्सेस के लगने से चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसी को समझेंगे। नाउ व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, when number of forces acting on a body cannot ठीक है, are not capable of changing state of rest or state of uniform motion of a body। यूनिफॉर्म मोशन लिखा है तो बच्चों समझ जाना, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में मानते हैं सर। क्या मतलब हुआ? जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हैं और वो फोर्सेस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो आराम अवस्था में पड़ा वो पड़ा रहे, यह स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है उसकी मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको नहीं चेंज कर पा रही, यानी उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रही है, चेंज नहीं कर पा रही है, डिक्रीज भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी जो फोर्सेस के अंडर बॉडी है जिसमें उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं चेंज हो रही है, तो हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। मतलब ये फोर्सेस मिलके बॉडी में कोई चेंज नहीं लेके आ पा रही, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। माने क्लियर हुए आपके? परफेक्ट है सर। ये जैसे बॉडी है और ये पड़ी है ऐसे, स्टेट ऑफ रेस्ट है। जैसे ये बॉडी है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगी, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगी, तो क्या बॉडी कहीं जाएगी? फोर्स नेट कितनी है इस पे? 0। और हमने स्टार्ट ऑफ लेक्चर में क्या देखा था सर? व्हेन फोर्स इज 0, इसके दो मायने हैं सर। फोर्स 0 है तो इसका मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे है या उसकी
जो वेलोसिटीज है v एंड u, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल, मायने a 0 हो गया, तो a था a बाई u इज इक्वल टू 0। v एंड u फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये 0 है तो v और u इक्वल होंगे, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। ये नेट फोर्स लिखने को बोला था मैंने तब भी आपको, नेट फोर्स जीरो, तो ये नेट फोर्स जीरो, या तो वो इसको मतलब या तो वो इसको हिला ही नहीं पा रहे, चला ही नहीं पा रहे हैं, और यहां वो चल रही है, मूव कर रही है, फोर्सेस इस हिसाब से लग गई, तभी लगा दी फोर्सेस कि हुआ ये कि उसकी तब भी उसकी नेट फोर्स जीरो आई है, एक्सेलरेशन जीरो है, और v माइनस यू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल। तो हम इन दैट केस बॉडी को इक्विलिब्रियम में, आई जस्ट कंसिडर इन दैट केस हम इक्विलिब्रियम बॉडी को इक्विलिब्रियम में मानते हैं, हम मानते हैं सर, फिजिक्स में माना जाता है। तो रोटेशन के लिए भी सर देख लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ये बॉडी है, चलिए आपको मैं छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, और मान लीजिए ये यहाँ पे हमने ऐसे इसको रखा है, तो आपने यहाँ 5 kg वेट रख दिया और यहाँ भी 5 kg वेट रख दिया, और मान लीजिए दोनों का डिस्टेंस भी एक ही है, तो इसकी जो नीचे की तरफ टॉर्क होगी यहाँ वो भी सेम होगी, सॉरी होगी, और ये वाली दोनों सेम होगी ना टॉर्क, तो ये बैलेंस बना रहेगा। फोर्सेस तो लग रही है सर, फोर्सेस माने टॉर्क तो लग रही है, बट ये रोटेट नहीं कर पा रही। ये जो फोर्सेस हैं ये रोटेशनल इफेक्ट तो रखती है पर रोटेट नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ऐसे अभी ये इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। फिर हमने इसको मेंशन क्यों नहीं किया, तो अभी डिटेल में कर देते हैं इसको, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और रोटेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो साथ में, तो ये भी इक्विलिब्रियम में सर बॉडी का, आपको अच्छे से पता चला ये। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फोर्सेस तो बॉडी पे लगे, फोर्सेस तो बॉडी पे लगे, बट क्या हो, बॉडी के स्टेट पे कोई इफेक्ट ना आए। अच्छा क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड सर, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, समझ गया, अच्छे से आपको आ ही गया होगा। कंडीशंस पे भी बात करेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम के कुछ टाइप्स भी बना दिए उन्होंने। तो सबसे पहले है सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना सर, इसका मतलब है कि when body is slightly displaced from the equilibrium position, ठीक है, then it has a tendency to regain or back to its original position। तो क्या मतलब बना, when a body is little displaced from its equilibrium position, then body tries to regain its original position back। ओरिजिनल पोजीशन बैक जो है उसको रीगेन करने के लिए ट्राई करती है, कोशिश करती है। कैसे सर, अभी वो पिछली एग्जांपल, तो इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है ना सर, कोई भी हो, वो नहीं है कोई इक्विलिब्रियम में वो एग्जांपल रोटेशन वाली ये बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते सर, ले सकते हैं, ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं, ऐसी मत आप सोचो कि नहीं ले सकते, ये भी तो इक्विलिब्रियम है ना सर। तो आपने इसको हल्का सा नीचे प्रेस कर दिया सर यहां से और छोड़ दिया, फिर देखिए ऐसे छोड़ दे तो क्या करेगा, ये ऐसे से करेगा और दोबारा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं सर। अब सेकंड आता है सर डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है सर,
देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम यहाँ देखिए ये पता चला ना आपको क्लियर हुआ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब यहाँ से लेटर डिस्प्लेस किया था, ये इधर थोड़ा सा नीचे डाला, फिर ये नीचे किया इसको, तो ये ऐसे ऐसे करके वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सेटल हो जाएगा। ये कुछ नहीं है ना, ऐसे ऐसे करने के बाद सेटल हो जाते हैं, ठीक है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या बोलेंगे हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में व्हेन बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोई टेंडेंसी ही ना हो, वो नई जो है पोजीशन उसमें इक्विलिब्रियम से चलने लग जाए या इक्विलिब्रियम ले ले। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, it has no tendency to regain original position। इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है सर ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉल इज given a displaced or is displaced from rest, it tries to move with uniform velocity, ठीक है। अब क्या है सर कि वो रुकना नहीं चाहती, वो उसको हमने फोर्स, पहले तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब है कि वो वहीं रुका रहेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो वहीं रहेगा। डायनेमिक की क्या मतलब है कि वो वहां से चल के एक नई इक्विलिब्रियम की टाइप में जा सकता है। जैसे आपने फोर्स लगाई, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए रेडी है चेक करने के लिए, मींस आपने डिस्प्लेस किया, तो अब रेस्ट वाली पोजीशन थी उसकी, तो पहले इक्विलिब्रियम वाली। सो फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन वाज, ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम की क्या थी, एट रेस्ट। सर देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू करिए आप, डायनामिक को अच्छे से समझे। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी सर, रेस्ट वाली थी, वो तो मूव ही नहीं कर रही था। मान लीजिए फोर्स लग भी रही है, नहीं भी लग रही, मान लीजिए लग रही है सर, तो ये तो रेस्ट वाली थी ओरिजिनल, आपने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस के बाद क्या हुआ, अंडर दीज फोर्सेस ही वो यूनिफॉर्म मोशन पे चलने शुरू होगी। होता पता क्या है सर, इसका थोड़ा एक्शन आपको समझना पड़ेगा। आप छोटी क्लास में हो, पहले ये लगेगी फिर ये लगे, ऐसे ऐसे हो, मतलब ये चल सकती है। हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया, यू हैव स्टार्टेड द, यू हैव गिवन अ पुश टू स्टार्ट द मोशन, तो फोर्सेस तो है ही, था ही में, ये तो लगी रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में चलती जाएंगी। हमने इसको आइडल केस माना, हमने फ्रिक्शन नहीं माना। हमने वो माना कि वंस अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन इट नेवर स्टॉप्स when no external force act on it। कोई बाहर से इसको रोकने के लिए फोर्स ही नहीं लग रही, ये आइडल केस होता है, ये मान लिया हमने, तभी तो हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिखाया। जैसे मान लीजिए सर, आप मान लीजिए आप कार स्टार्टिंग थी सर, रुकी हुई थी, तो वो ये थी। अब हमने इंजन प्रेस कर दिया, उसका ऑन कर दिया और चल पड़े। मान लीजिए बहुत लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है और आगे से कोई आ भी नहीं रहा, कोई ट्रैफिक भी नहीं है। अब हमने कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे फिक्स कर रखी है, वो तो चल रही है, बट क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स उस पर कितनी होगी सर, 0 होगी। जब बॉडी की नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम उसको इक्विलिब्रियम मानते हैं। आपको अच्छे से समझेगा, देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और व्हेन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, दैट पोजीशन, दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो रेस्ट से वो मोशन में स्टेट में चलेगी सर। आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम पता चलेगा। तो पहले इक्विलिब्रियम कौन सा था, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। अब इक्विलिब्रियम कौन सा सर, इक्विलिब्रियम इन मोशन। पहले था इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, अब है इक्विलिब्रियम इन मोशन। तो ये वाला काम है जो आपको पता करना है। थर्ड है सर हमारा, जो थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये आपने बहुत बार देखा होगा।
बट कभी ऐसे ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा हमने। देखो मान लीजिए कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, व्हेन बॉडी डिस्टर्ब फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन एंड इट गेन इक्विलिब्रियम इन द न्यू पोजीशन, ये होता है सर हमारा न्यूट्रल। व्हेन अ बॉडी इज disturbed from original position and it gain equilibrium in new position, ये नई पोजीशन पे इक्विलिब्रियम ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल है आइसक्रीम कोन, वंस इट डिस्प्लेस्ड, देखिए कोन आप देखो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या है, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जैसे कोन है सर, ये आइसक्रीम वाला मान लीजिए ये कोन है ऐसे, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोन है, ये ऐसे इक्विलिब्रियम। आपने इसको डिस्प्लेस हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये तो वापस आ जाता है, पर आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया तो ये अब नई पोजीशन पे चला गया, इस पोजीशन से उस पोजीशन पे पहुंच गया, तब भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो नई पोजीशन जहां भी आप डिस्टर्ब करके भेज दोगे तब भी इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल फोर्सेस। अब इस पोजीशन पे इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाए, ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो ये है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और ये सारा कुछ हमने भी कर लिया सर। अब ये तो पढ़ लिए हमने इक्विलिब्रियम, इनका हमारे न्यूमेरिकल से कोई वास्ता नहीं, इसका कुछ कोई वास्ता नहीं। हम अब करेंगे इक्विलिब्रियम में जो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है ना। तो जो बेसिकली तो मैं बताऊंगा आपको, जो हमें इक्विलिब्रियम चाहिए वो दो तरह की है सर। कोई भी बॉडी दो तरह की इक्विलिब्रियम लेती है, जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल होता है सर। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम सर, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम अभी बहुत बार बोल के बता दिया गया आपको, अभी तो सिर्फ ये नोट्स में आना है सर। सो बॉडी मस्ट हैव, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन इट मस्ट हैव टू इक्विलिब्रियम्स। वो छोड़ दीजिए, वो स्टैटिक और डायनामिक्स, वो अलग बात है। सो when a body is in equilibrium, it must be in equilibrium in two, क्या लिखें, in two केसेस, ठीक है, या टू सिचुएशंस, ये बेटर वर्ड है सर। दो सिचुएशन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नंबर एक तो ट्रांसलेटरी मोशन है सर, ट्रांसलेटरी में यहां इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और नंबर दो है सर इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना। अगर ये दोनों सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशन में इक्विलिब्रियम तब आएगा जब नेट फोर्स जो है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, मतलब उस पे नेट फोर्स जीरो है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, नेट जीरो, ये बोलते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो। वही तो इससे बॉडी आपकी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी, बॉडी कभी मोशन में आएगी नहीं, या बॉडी एट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी, वो इक्विलिब्रियम माना जाएगा। रोटेशनल का है टाउ नेट, ये जीरो होना चाहिए। ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। जो सारी टॉर्क्स लग रही हैं जो उसको रोटेट कर रही है, अभी देखा ना आपने, वेरी गुड सर, ये हुई ना बात, आपको याद आ गया, ये वाला 5 kg और ये भी 5 kg सर। अब ये क्या था, ये तो क्लॉकवाइज टॉर्क थी और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क थी। अब ये दोनों टॉर्क बैलेंस है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट टॉर्क जीरो है, तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी।
बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी। ये पता चला आपको। तो ये हिंज यहां हमने बैलेंस कर रखा है इसको, ये वाला, ठीक है। ये अब रोटेट नहीं करेगी, तो उस पे नेट फोर्स भी जीरो होनी चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस में बॉडी को हम एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मानेंगे। पता चल गया आपको। तो ये है हमारी कंडीशंस है, ठीक है। और ये वाला सारा कंडीशंस है इसकी। ये हमें कंडीशंस किसी भी बॉडी के लिए नेट फोर्स जीरो और रोटेशनल टॉर्क जीरो। क्लियर हुआ आपको? चलिए सर आगे देखते हैं फिर इसको। अभी आपको तो पता चल ही गया सर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो बहुत बढ़िया टॉपिक बन जाएगा आपका। तो ये वाला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सर, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये अभी तो कर लिया हमने। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है बेसिकली ये बोलता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो है वो इक्वल है सर इसकी। इफ अ बॉडी, जो प्रिंसिपल मूवमेंट में बोलेंगे कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज वही है सर टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल, एंटी और क्लॉक। हम टॉर्क को क्या बोलते थे? मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और को इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो तो अभी बताया मैंने। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है सर। इसमें प्रिंसिपल मूवमेंट यही कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये लागू हो जाता है, ये फॉर्म। तो वो तो अभी किया हम कंडीशन इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर, इसके लिए मैं आपसे एक अभी तो पता चला ना एंटी क्लॉकवाइज, मैं आपसे ये एक बात करना चाहता हूं सर। मैं रुक जाता हूं और देखते हैं सर। देखिए आप या तो पेरेंट्स के साथ मार्केट में ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने गए होंगे, आजकल तो नहीं, या आपके एरिया में कोई ऐसा होगा जो रेडी पे आ रहा है, स्पेशली जो रेडी पे आते हैं। अब सबके पास आजकल तो सर डिजिटल वे मशीन्स होती हैं कि आपने वहां रखा और उसने वेट को देख दिया, बैटरी के साथ ऑपरेटेड होते हैं तो वेट मेजर होते हैं। पहले क्या था, आज भी आप कहीं जाओगे तो बहुत जगह पे वही यूज होता है जो मैंने पहले बताया। तो ये इंडियन का पहला जो मेजर करने का वे था, नॉट ऑफ इंडियन, वर्ल्ड का सर। इसको हम तकड़ी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं हम इसको? तकड़ी बोलते हैं। और ये आज भी मार्केट में चलता है। अब ये देखें सर ध्यान से, हमने तो कभी ये नोटिस ही नहीं किया। जिस बंदे से हम सब्जी लेने जा रहे हैं या लेके आते हैं सर, अब उसने साइंस तो पढ़ी नहीं है ना, मान लीजिए उसने नहीं पढ़ी, वो 5 पढ़ा या 8 पढ़ा है, ठीक है, ऐसे तो सब पढ़े तो बढ़िया है, पर मान लो वो इतना नहीं पढ़ा हुआ, पर उसको प्रिंसिपल मूवमेंट तो पता है कि इन दोनों में, ध्यान से देखिए सर, अब वो ये डिस्टेंस सेम होता है सर, इन दोनों का ना अब डिस्टेंस सेम होगा वहां आ रहा। ये थोड़ा पास बन गया, थोड़ा दूर बना देता हूं, थोड़ा फिर फील नहीं आएगा आपको, है। तो ये यहाँ रखते हैं सर, बात करते हैं थोड़ी बहुत। तो ये आ रहा है सर हमारा। अब ये मैंने अभी बोला ना आपको, ये बात साइंस है ऑब्जर्वेशन की, और साइंस है कॉन्सेप्ट को पढ़ने की और समझने की, और उस कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने की। देखिए अगर तो आपके ये ब्रेन में तब आता कि ये कैसे पता चला इसको,
उसने सर एक ऐसे यहाँ पे एक 5 kg या 2 kg डाला, वेट बोलते हैं, बट्टे बोल देते हैं लोग उसको, किसी मेटल के बने होते हैं, यहाँ डाल दिए। अब इधर वो वेजिटेबल और फ्रूट रहा है, मान लीजिए सर। और जब ये सीधा हो जाता है तब वो बोलता है कि यहाँ 2 kg है, यहाँ भी 2 kg सर, आप ले लीजिए। तो हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? यही तो था हमारा सिस्टम। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये तो प्रिंसिपल मूवमेंट है। अब प्रिंसिपल मूवमेंट को मेरे को बात समझना, जिस बंदे से हम ये ले रहे हैं उसने तो स्कूल से नहीं पढ़ा ना, उसको तो किसी ने बता दिया, सिखा दिया भी ऐसा ये होता है। अब वही चीज हम आपको बता रहे हैं सर। आप कई बच्चे बोल देते हैं इस टीचर का ये समझ नहीं आया तो मैं तो ट्यूशन जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां से पढ़ूंगा, मैं वहां से करूंगा। कितना इतना तो होता ही नहीं। ध्यान से सुने, समझे और उसको देखे कहां लग रहा हो। ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है सर। 90% साइंस आपके सराउंडिंग्स में ही मिल जाएगी आपको। सिर्फ और सिर्फ मैच करने की जरूरत है आपको, उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि या वो लग रहा है। सिंपल से एग्जाम्पल। अब इसकी मूवमेंट्स का देखते हैं सर। ये वाला mg और ये mg तो इक्वल हो गया ना, ये हमने इक्वल बोल दिया। तो मान लीजिए ये वेट है सर ये mg वेट, ये 2 kg से छोड़। अब ये ना तो ये नीचे जा रहा है, यानी ये नीचे नहीं लेके जा पा रहा, ना ये नीचे जा पा रहा। इसका मतलब इस तरफ का मूवमेंट और इस तरफ का ये से मूवमेंट दोनों सेम है, तभी तो ये रॉड जो है बैलेंस है, सीधी है। तो ये आ गया 2 इंटू आर इक्वल टू वेट इंटू आर। ये 9.8 भी लगा दीजिए सर, और ये भी यहाँ m इंटू जी लगा दीजिए सर। आर और ये भी जी लगा दीजिए। ये कट गया और 2 इक्वल टू m। वैसे मैं आपको बात बताऊं, हम मास नहीं लेके आते घर पे, तो वेट ही लेके आते हैं। होता तो वेट ही है, मास तो मेजर ही नहीं होता ना, क्योंकि वेट है ये तो जी के साथ मेजर होता है ना। 2 इंटू जी हम लेके ये वहां से ये आते हैं। ये 2 इंटू जी 2 kg लिखा होता है, वो होता नहीं है 2 kg, होता तो उसके साथ 9.8 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिकली तो ये m इंटू जी आता है। चलिए मैं बताता हूँ मैं। तो ये ऐसे आता है सर, ये देखें सर, ये मास नहीं आता, वो जी कट के नहीं आता, आपको मिलता तो वेट इंटू वही है। चलिए वो पता चल गया आपको। अब ये है हमारा प्रिंसिपल। आपको एक अच्छे से बात समझ रखनी चाहिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें ठीक है। तो अगर तो उसने इसमें से सर छेड़खानी करनी है तो वो क्या करेगा सर अब ये देखिए सर, वो क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, मान लीजिए उसे यहाँ एक छोटा सा पहले ही कोई रिंग लगा दिया, अगर वो ठगी मारने वाला है, थोड़ा वेट या मान ज्यादा रख दिया, हमने कौन सा उससे देखना है, या उसने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो बैलेंस करके मान लीजिए ऐसे दिखा दिया, फिर डाल दिया, कुछ भी कोई करना चाहे तो, नहीं तो नहीं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है सर। अब आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में इसकी वेरिफिकेशन लिखी होगी, क्या करनी है इसकी वेरिफिकेशन, कहाँ से करनी है? रोज तो करते हैं इंडिया में, वो तो रहा नहीं वेरीफाइड, डेली हो जाता है। आप सब्जी मंडी में आज नहीं, अभी नहीं, बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो तो आप जाओ वहां देखो, आपको अभी भी 20-25-50% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो ये पहले था हमारा, तो प्रिंसिपल मूवमेंट्स पे तो था सारा। अब इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे सर, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाएंगे, होगा यही सर। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं सर। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, प्रिंसिपल ऑफ जो मूवमेंट है वो टॉपिक इतना अच्छा है सर, अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको 10th ICSE का ये वाले टॉपिक्स करने कंपल्सरी है, जरूरी है, आप जरूर करें इनको। आपको आगे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इसमें से। जैसे अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर, वेरिफिकेशन तो कर ही लेंगे। ये देखिए सर, छोटा सा हमारा जो क्वेश्चन है, a meter rod, a meter scale is balanced on
नाइफ एज at its center, ठीक है। 10 kg weight is put on one, अभी मैं देखता हूं सेंटर 10 kg वेट बोल रहा है ना, मास लिखा तो जी मल्टीप्लाई बाद में होगा, इज पुट ऑन वन on top of other, ठीक है, is put on top of other at 12 centimeter mark, at 12 centimeter mark. The scale is found to be balanced at 45 centimeter. Scale is balanced at 45 centimeter. What is the mass of rod? So what is mass of rod, sir? तो रोड का मास होता है सर। तो ए मीटर स्केल है, उनके बैलेंस है ऑन द नाइफ एज एट इट्स सेंटर 10 ग्राम वेट इज पुट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर 12 सेंटीमीटर मार्क पे हमने ऐसे लगाया। चलिए सर, ये मीटर रॉड है और हम जो है मीटर रॉड है ये, और स्केल इज बैलेंस है 45 सेंटीमीटर। यहां से मेजर कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो ये आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये बन गया 55 सेंटीमीटर ये वाला। अब 10 kg मास इज पुट ऑन द टॉप ऑफ अ 12 सेंटीमीटर मास। अब ये है हमारा 12 सेंटीमीटर मास, वो भी उधर से है, तो यहां रखा हमने 10 kg और ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना बना 33 सेंटीमीटर। अब इसमें जो टॉपिक है ना सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी, अभी ये मैं वैसे तो डिस्कस कर लेता हूं आपको। सीजी क्या होता है सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां मास जो है बॉडी का कंसंट्रेटेड माना जाता है कि पूरे का पूरा मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जैसे मैं अगर इसको ऐसे कर रहा हूं तो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो ऊपर जा रहा है, वो सीधा ही नीचे आ रहा है, वो नहीं रोटेट कर रहा। ये होल मास इज एक्टिंग एट द सेंटर पॉइंट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं उसको। अब जैसे कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा। ये देखिए सर, ये वाला मान लीजिए 50 सेंटीमीटर में होगा अगर ये सोर्स है यूनिफॉर्म। अब मान लीजिए आपने इसका सर्कल बना दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ऊपर ही हो, बाहर आ जाएगा। अभी ये पता चल गया आपको, तो ये आ गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर 50, और ये लग रहा है हमने निकालना क्या है, मास होता है। तो मान लीजिए ये रॉड का mg मास है और ये है सर पॉइंट 50 सेंटीमीटर का, और यहां से यहां बन गया फिर 5 सेंटीमीटर, जहां ये रोटेट हो सकती है। यहां तो बैलेंस है ना सर अभी, ठीक है ना ये बैलेंस पॉइंट पे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उधर निकल गया, अभी देखिए आपको, ठीक है, और ये है 10 kg मास। हमने पूरी रॉड को मासलेस मान लिया और इस पॉइंट पे उसका मास निकाल लिया, और ये वाला जो मास है, ये मास जो है इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला जो 10 kg है ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब 10 इंटू 33, ये देखिए सर 45 पे तो बैलेंस है, 10 को 33 मिला ना मूवमेंट करने के लिए, 10 इंटू। अब तो हमें तो मास निकालना, जी तो लगाएंगे नहीं, तो ये आ गया आपका m इंटू 5 सेंटीमीटर। ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये पाइवेट है या हम एक्सिस रोटेशन मान लेते हैं, इससे इसका डिस्टेंस ये है ये, ठीक है। तो m कितना आ गया सर 66 किलोग्राम। इसका कितना मास आ गया आपका 66 किलोग्राम। आपको पता चला इसका।
ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये पता चल गया ना आपको, वेरी गुड। अभी इसको दोबारा देखते हैं, प्लीज डोंट स्टॉप द वीडियो। अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ, अगर आप देख रहे हो तो सर देखो, अभी यही चीज मैं बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं आपको। ये है हमारी रॉड, देखिए सर ये रॉड है, ठीक है, और ये बैलेंस है ऐसे। देखिए मैं आपको बताता हूं सर, आप ये स्कूल्स में करते हो सर ऐसे ऐसे, ये देखिए बच्चे करते हैं ऐसे ऐसे, आगे आगे करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप। ये देखिए, ये मान लीजिए आप ऐसे लेके चलते हैं इसको, तो ये गिरता आगे, ये ऐसे होता है, तब उसका जो वेट है ना यहाँ जो सेंटर पे लग रहा है, वो इसको नीचे लेके जाना चाहता है। अब आप क्या करते हो सर, भाग के इसको नीचे करते हो, तो नीचे क्या होता है, वो एक्सेस जो उसका वेट है सीधा लग जाता है, फिर उसकी रोटेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है। आपको समय लगा ये, परफेक्ट, क्लियर। तो कई बार हम ऐसे बैलेंस करते हैं, जैसे ये यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये इसका कैप बड़ा है उधर ये, तो हम ऐसे करके देखें, ऐसे ये देखिए बैलेंस हो जाता है, अरे बाप रे ऐसे, ये देखिए, तो ऐसे इसको ढूंढा जा सकता है। तो वही मैं बोलने वाला हूं, हमने वो देखा कि ये 40, इस पे पहले ही मास लगा हुआ था, ये मान लीजिए ये एक्स्ट्रा लगा होता है, जैसे इसका स्ट्रेच लगा होता है, सेंटर पे तो नहीं ना आएगा, तो ये 10 kg का मैंने पहले ही ले रखा था, आप समझे। अब मैं रोड को बैलेंस करने लग गया सर, तो बैलेंस यहां हो गया ये, तो यहां से वो डिस्टेंस आया 45 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की तो वही थी, तो ये जब मैंने रखा था वेट, ये 12 सेंटीमीटर पे था। अब जहां ये रोटेट कर सकता वो 33 बन गया था। अब वेट तो इसका यहां लगेगा ना सर 5 पे, ये वाला, ये सेंटर पे लगना है, तो फिर ये 50 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रोड में सेंटर में लगती है। इंसान ये रोड है, ये उसका जो अपना वेट है, जैसे ये निकल गया तो ये इसको नीचे लाने की कोशिश करता है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास ये रोड ऐसी होती, कोई मास ही ना होता था, छोड़े इसको, तो ये ऐसे रखी होती, क्या ये बैलेंस हो जाती? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये नीचे क्यों, कैसे गिर गई, ये दिखाओ ना मेरे को, ये देखिए सर, ये बताओ आप, ये कैसे गिर गई, ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, कौन नीचे लेके जा रहा है इसको, कहां से लेके जा रहा है। तो हम ये साइंस में मानते हैं कि देयर इज अ पॉइंट वेयर होल द मास इज एक्टिंग, और वो उसी पॉइंट पे जो अर्थ है वो उसको ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी लगती हुई फील होती है या महसूस होती है, या हम मानते हैं। तो ये है इसका सेंटर पॉइंट। अगर आपने इसकी बिल्कुल ये यूनिफॉर्म है, तो इसके सेंटर में ये रख दिया ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा, जैसे ये हो रहा था, अरे सॉरी, ये बैलेंस है, सॉरी नीचे लग गया सब कुछ, सॉरी, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा, ऐसे ये अब बैलेंस हो रहा है ना, ये देखिए, कभी नीचे कभी ऊपर, ये देखिए सर, तो ये खुद ही का वेट है ना इसका, ठीक है। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब आपकी जो पायोलेशन है ना वो यहां होती, तो ये जैसे अब आपने यहां 10 kg एक्स्ट्रा रख दिया, तो आपने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिगाड़ के रख दिया। कैसे किया सर, अब ये 45 पे बैलेंस हो रहा है इस 10 kg की वजह से। अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर, तो बाकी रॉड का वेट तो लेंगे, भाई हम वही तो बोल रहा हूं मैं कि हम इसका वेट सेंटर पे लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, बाकी जो रॉड है उसको मासलेस मान लेते हैं, तो यही रॉड लेके जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग में, मैकेनिकल में या सिविल में, तो इसका डिजाइन में बहुत काम आता है। जो बेस आपका 10th ICSE में पढ़ा या +1 में होता है, इसका इतना इफेक्टिव वे आगे नहीं करवाया जाता, तो फिर आपको माना जाता है कि ये आप करके आए, ठीक है, ये पता चला। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको क्लियर होगा, तो आपका ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फुल ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होगा, आप उसमें ये सब कुछ सीखोगे, बहुत कुछ आएगा उसमें से, ठीक है, तो आपका फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। अभी एक दो टॉपिक और पढ़े, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो उसी में कवर कर देंगे। आपको अच्छे से समझ लगा होगा ये वाला पॉइंट, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा भी क्लियरिटी में आएगा, आई होप आपको देन समझ लगेगा। अब वो रॉड्स वाली बैलेंसिंग वाली आपको बात समझ लगेगी, आप अलग अलग आप इसको टास्क माने, यू पीपल आर फ्री एट होम, तो आप ऑब्जर्विंग में टाइम ज्यादा लगाएं अपना, वही है कि हमारी चॉइस है सर,
हम वही चॉइस करते हैं। जैसे हम पढ़ने के लिए चॉइसेस में वो सारे, मैं ये मानता हूँ कि अब आज का टाइम अगर आपके पास फ्री है, साइंस के में ज़्यादा ध्यान दें, ऑब्जर्विंग में लगाएं, आप ऐसे आप इसको बैलेंस करके देखिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में ऐसे कोई स्केल मिल जाए आपको, तो आप देखिए कहाँ बैलेंस हो सकता है ये ऐसे, तो ये बैलेंस कैसे कैसे, ये देखिए इसका बैलेंसिंग पॉइंट इट्स नॉट एट द सेंटर, ये ज़्यादा है ये कम है, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी यहाँ है, इट्स नॉट एट द सेंटर बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म। अब मान लीजिए मैंने यहां रख दिया इसको, ये तो गिर रहा है सर, तो आई नीड सम वेट हियर, ये देखिए ये हो ना, आई नीड सम वेट, तो मैं एक वेट रखता हूं यहाँ, ट्राई टू बैलेंस इट, ये बैलेंस हो जाए। तो वेट क्या कर रहा है सर, इधर जो मोशन है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उधर निकल गया ना, ये था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब मैंने तो फिंगर यहां कर ली, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ है, वो वही जो खुद की लाइफ का खुद का जो वेट है वही इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर, तो मेरे को वो बैलेंस करना सर। अब मैंने यहाँ वेट रखना है, ठीक है ना, तो मैं कितने डिस्टेंस पे कितना वेट रखूं ये भी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ही बन गया फिर आपका, तो मान लीजिए ये है, अब ये था इसका बैलेंसिंग पॉइंट, ये है इसका, हमने यहां सोच लिया सर, ठीक है, और ये है R1, और ये था इसका CG पॉइंट जो यहां से था मान लीजिए R2, बाकी बेकार है सर, मास ही नहीं है वहां। तो ये था इसके नाइफ का वेट mg, मान लीजिए ये नाइफ का वेट हम मान लेते हैं, अगर इसको देख लें तो 100 ग्राम लेट इट, ठीक है ना। अब मैं रखना, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, टास्क है, मैं यहां कितना वेट रखूं, मान लीजिए ये है 2 सेंटीमीटर और ये है सर हमारा नियरली 6 सेंटीमीटर, ये मैं यहां कितना वेट रखूं कि बैलेंस हो गए, ये करके दिखाऊंगा। कैसे करोगे सर आप, मान लीजिए m इंटू 6 2 इंटू 100, सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने की जरूरत है, कट आ जाना इसमें, तो m कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 इंटू 100 है, ये m इंटू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो m कितना आ गया 2 इंटू 100 बाय 6 3, तो आपको नियरली 33 इतना ग्राम वेट रखना पड़ेगा उधर, तब जाके ये वेट बैलेंस होगा। मान लीजिए ये तो एंड पे रखा ना, मैं यहां वेट रखता m, यहां छोड़ दो, और मान लीजिए ये मैं ले लेता 3 सेंटीमीटर, तब ये चेंज हो जाना। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसमें डरने की आदत है, ठीक है ना। पर फिर कुछ आगे लेंगे इसके अंदर, आपको पता भी चल गया होगा तो बैलेंसिंग कैसे होती है, आई होप, ठीक।